फ्रेंड्स, आपका इस एजुकेशनल यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक भारत के इतिहास के पेपर में आज हमारा टॉपिक है 1773 ईस्वी में भारत में जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखो प्रिय विद्यार्थियों, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद कंपनी के साम्राज्य में बढ़ोतरी हुई, तो इस बढ़ते हुए साम्राज्य का प्रशासनिक पुनर्गठन करना आवश्यक था। अतः कंपनी सरकार ज्यों ज्यों साम्राज्य विस्तार करती रही त्यों त्यों अपने क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन भी करती रही और इस साम्राज्य विस्तार और पुनर्गठन की प्रक्रिया में समय समय पर उन्हें अपने गवर्नर जनरल भेजे, जिन्होंने विस्तृत साम्राज्य को संगठित करने में अपना पर्याप्त योगदान दिया। इसी कड़ी में 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, किंतु उस समय कंपनी के सम्मुख अनेक समस्याएं उपस्थित थी। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, उसके बुरे परिणाम सामने आने लगे थे। कंपनी के अंग्रेज कर्मचारी तथा भारतीय जो दीवान थे उन्होंने भ्रष्टाचार द्वारा जनता का शोषण करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस कारण वारेन हेस्टिंग्स ने अपना पद ग्रहण करते ही लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन का अंत कर दिया तथा दोनों जो नायब दीवान थे रज्जा खां और सिताब राय को पदच्युत कर उन पर मुकदमा चलाया गया। इस प्रकार उन नायब दीवानों की प्रतिष्ठा पूरी तरह समाप्त हो गई तथा कंपनी को अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिल गया। भारत में कंपनी के कर्मचारियों का लक्ष्य अधिकाधिक धन कमाकर इंग्लैंड लौट जाना था। कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार की भी छूट थी और निश्चित कार्यों पर उन्हें कमीशन भी मिलता था और वो अपने यहाँ से उपहार व भेंट भी प्राप्त करते थे। इस प्रकार कर्मचारियों के निजी व्यापार तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगाना इनका उद्देश्य था। अतः वारेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक परिवर्तनों का उद्देश्य कंपनी को इन कार्यों के योग्य बनाना था। तो कंपनी पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अब देखो, रेगुलेटिंग एक्ट इंग्लैंड में क्या होता था, इंग्लैंड में कंपनी का प्रबंध संचालन समिति यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता था। इन संचालकों का चुनाव कंपनी के उन हिस्सेदारों द्वारा किया जाता था जिनके पास कम से कम 500 पाउंड के हिस्से होते थे। इंग्लैंड की संसद कंपनी के मामलों में प्राय हस्तक्षेप नहीं करती थी। 1765 ईस्वी में दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद कंपनी के कर्मचारी भारत में धनी बनकर इंग्लैंड जाने लगे थे और वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रकार कंपनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही चिंताजनक थी। उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कई कारण थे। कंपनी ने भारत में लगातार युद्ध किए थे, तो इन युद्धों में धन पर्याप्त मात्रा में खर्च हुआ था, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार तो प्राप्त था, लेकिन उसे जो राजस्व मिलना चाहिए था वो राजस्व नहीं मिल पा रहा था। कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार में लगे हुए थे। वे इस निजी व्यापार के कारण वे कंपनी के व्यापार की उपेक्षा कर रहे थे और अपना पर्सनल लाभ कमा रहे थे। इस प्रकार कंपनी की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण कंपनी के लिए धन की व्यवस्था करना अति आवश्यक हो गया था। इस कारण वहाँ ब्रिटिश सरकार ने एक विधेयक तैयार किया जिससे कंपनी पर सरकारी नियंत्रण स्थापित हो सके। इस विधेयक को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, जिसे इंग्लैंड की संसद ने 1773 ईस्वी में पास किया तथा 1774 ईस्वी में लागू किया था। अब रेगुलेटिंग एक्ट के क्या उद्देश्य थे? कंपनी पर क्राउन का नियंत्रण यानी ब्रिटिश सम्राट का नियंत्रण व अधिकार स्थापित करना था। दूसरा उद्देश्य कंपनी की संचालक समिति के संगठन में परिवर्तन करना था और तीसरा मुख्य उद्देश्य कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करके उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन के योग्य
बनाना था। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस अधिनियम की धाराएं थी। अब इसकी अधिनियम की धाराएं इस प्रकार हैं, यानी इस जो कानून बना था उसमें क्या नियम थे, ये इस एक्ट की धाराएं कहलाती हैं। कंपनी से संचालकों के चुनाव में वही व्यक्ति मत देने का अधिकारी होगा जिसके पास कंपनी के 1000 पाउंड के शेयर होंगे। इससे पहले मताधिकार उन व्यक्तियों को था जिनके पास कंपनी के 500 पाउंड के शेयर थे। दूसरी धारा, संचालकों का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष होगा और कुल सदस्यों का 1/4 भाग प्रति वर्ष चुने जाएंगे। भारत में कंपनी के लिए एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल का निर्माण किया गया। गवर्नर जनरल के लिए वारेन हेस्टिंग्स के नाम का उल्लेख किया गया तथा काउंसिल के 4 सदस्यों के लिए बारवेल, फ्रांसिस, क्लेवरिंग व मॉनसन के नामों का उल्लेख किया गया। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया तथा ये भी कहा गया कि काउंसिल के निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे। बम्बई व मद्रास प्रांत के गवर्नर और कंपनी की शाखाओं को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी जो बम्बई व मद्रास प्रांत के गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इन दोनों गवर्नरों को अपनी विदेश नीति बंगाल काउंसिल के निर्देशन में कार्य करने को कहा गया। बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। गवर्नर जनरल एवं उसकी काउंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने का निर्देश दिया गया, किंतु इन्हें लागू करने से पूर्व इनका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजीकरण एवं प्रकाशित किया जाना आवश्यक था। कंपनी के संचालकों व भारत में स्थित कंपनी के बीच जो भी पत्र व्यवहार होगा उसकी एक प्रति इंग्लैंड की सरकार के पास भेजी जाएगी और कंपनी के कर्मचारियों द्वारा चलाया जाने वाला निजी व्यापार पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया तथा दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इस प्रकार कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये जो रेगुलेटिंग है एक्ट ये लाया गया। अब इस एक्ट की जो धाराएं हैं उसके आधार पर हम इसकी दोषों की विवेचना करते हैं। अब इसके एक्ट के मुख्य रूप से आलोचना इस प्रकार की जाती है, इसमें क्या हुआ देखो, अधिक पूंजी वाले हिस्सेदारों को मतदान का अधिकार देने से लगभग 1246 हिस्सेदारों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। बड़े हिस्सेदारों को एक से अधिक मत का अधिकार देकर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन किया गया। कंपनी के मामलों पर संसद का नियंत्रण भी पर्याप्त नहीं था। कंपनी को अपने कार्यों की रिपोर्ट इंग्लैंड की सरकार को भेजनी पड़ती थी, किंतु इंग्लैंड में ऐसा कोई सरकारी प्रबंध नहीं किया गया जिससे कि इन रिपोर्टों की जांच की जा सके। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भी पर्याप्त शक्ति नहीं दी गई, उसे काउंसिल के बहुमत को मानना पड़ता था। काउंसिल के 4 सदस्यों में से 3 सदस्य उस पर हावी हो जाते थे और उसे ऐसे कई कार्य करने को बाध्य होना पड़ता था जिसका वह काउंसिल में विरोध कर चुका होता था। गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय व बंगाल काउंसिल में सर्वोच्च कौन है इसकी कोई व्याख्या नहीं की गई। इस प्रकार ये रेगुलेटिंग एक्ट के दोष थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में दोष विद्यमान थे, परंतु ऐसी बात नहीं है कि उसमें गुण भी नहीं थे। इस एक्ट के कई गुण भी थे। मतलब इस एक्ट के द्वारा प्रथम ये अवसर था जब भारत में ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्रों पर कंपनी के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर लिखित संविधान तैयार किया गया। सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि भविष्य में बनाए जाने वाले सभी संवैधानिक नियमों के लिए इस अधिनियम ने ढांचा तैयार कर दिया था। संचालकों के कार्यकाल में वृद्धि करने से उन्हें अधिक सुरक्षा प्राप्त हो गई तथा अब वे अधिक नीतियों को ठीक ढंग से कार्यान्वित कर सकते थे। इस अधिनियम द्वारा कंपनी पर संसद के नियंत्रण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। इस अधिनियम की आधारशिला पर ही धीरे धीरे
नियंत्रण कठोर किया गया और 1858 ईस्वी में तो कंपनी की सत्ता ही समाप्त कर दी गई थी। प्रारंभ में यह कंपनी एक व्यापारिक संस्था थी, किंतु अब वह एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कार्य करने लगी थी। कंपनी के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, निजी व्यापार तथा उपहार स्वीकार करने पर लगाया गया प्रतिबंध भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम द्वारा भारत के प्रशासनिक ढांचे का केंद्रीकरण करने की दिशा में प्रयास किया गया था। यद्यपि मद्रास व मुंबई की प्रेसिडेंसियों पर केंद्र का नियंत्रण अपर्याप्त था, फिर भी भारत में कंपनी की विभिन्न शाखाओं पर एक सर्वोच्च सत्ता अवश्य स्थापित कर दी गई थी। इस प्रकार यह अधिनियम कंपनी के संवैधानिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो का गहनता से अध्ययन करना है और इसके साथ साथ में मैं PDF नोट्स भी आपको भेज रहा हूँ और इस चैप्टर के लिए अपने आप होम असाइनमेंट के लिए एक टॉपिक या एक क्वेश्चन नोट कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट की धाराओं की विवेचना कीजिए। यह परीक्षा में कई बार पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए इसको ढंग से आपको तैयार करना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को निरंतर जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।